भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया गया ताकि रिलायंस जियो को टेलीकॉम इंडस्ट्री का बादशाह बनाया जा सके। ध्यान रहे, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि डेटा और फैक्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, जो कभी भारत की शान थी, उसे हजारों करोड़ों का चूना आखिर कैसे लगा और इसके पीछे कौन लोग हैं? ये कहानी है मुकेश अंबानी की जियो, अनिल अंबानी की आरकॉम और बीएसएनएल की। ये कहानी है एक बहुत बड़े स्कैम की, ताकत, पैसे, धोखे और बड़ी साजिश की, जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस सच्चाई को जानने में अगर आपकी दिलचस्पी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, हमारा नाम है अविनाश राय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं इस पूरे स्कैम और फ्रॉड की कहानी। कहानियां तब सबसे ज्यादा रोमांचक होती हैं जब उनमें सस्पेंस हो, ड्रामा हो और सच्चाई हो, जो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रखते। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी साजिशों में से एक है। ये कहानी है बीएसएनएल की बर्बादी की। वो सरकारी कंपनी जो कभी भारत की टेलीकॉम सेक्टर की रीढ़ थी, आज उसे सिस्टमैटिकली और प्लानिंग के जरिए पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। इसमें एक बड़ा रोल सरकार का भी है। ये कहानी है एक ऐसी साजिश की जिसने एक सरकारी कंपनी बीएसएनएल को घुटनों पर ला दिया और रातों रात जियो को टेलीकॉम सेक्टर का इकलौता बादशाह बना दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बात साल 2000 की है। भारत में टेलीकॉम रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। उस समय भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। बीएसएनएल कितनी बड़ी थी उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीएसएनएल के पास 7 लाख किलोमीटर में फैला ऑप्टिक फाइबर, 2.5 लाख टावर और देश के हर कोने में फैला नेटवर्क था। बीएसएनएल वो कंपनी थी जिसने भारत के गांव-गांव तक टेलीफोन को पहुंचाया। जब मोबाइल का दौर शुरू हुआ तो मोबाइल के लिए नेटवर्क की व्यवस्था भी बीएसएनएल ने ही की। सस्ते रेट्स पर लोगों को फोन करने की सहूलियत भी। साल 2004 में बीएसएनएल का टर्नओवर 35,000 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2006 तक बढ़कर 36,000 करोड़ हो गया, यानी $8 बिलियन। और ये भारत की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों में से एक थी। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की भी इंडियन मार्केट में एंट्री होने लगी, जैसे एयरटेल और वोडाफोन। इसका परिणाम ये होता है कि बीएसएनएल की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगती। बावजूद इन सब के बीएसएनएल के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि कोई भी नई कंपनी इसके बिना जल्दी बड़ी नहीं बन सकती थी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी आ जाता है साल 2016 और इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री होती है रिलायंस जियो की। जियो ने आते ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में तूफान मचा दिया और इसके पीछे थे भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी। जियो ने मुफ्त कॉल्स और इतना सस्ता डेटा ऑफर किया कि लोग हैरान रह गए। लॉन्च के पहले महीने में जियो ने 1.6 करोड़ ग्राहक जोड़े और 83 दिनों में ये आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सवाल ये था कि इतना सस्ता नेटवर्क जियो आखिर कैसे चला रहा था? क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो ने जब कदम रखा तो क्या उसके पास इतने टावर्स या फाइबर्स थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। जियो को अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर था बीएसएनएल का। यहाँ एक चीज जो आपको भी सोचनी चाहिए, एक सरकारी कंपनी है बीएसएनएल जिसके पास देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। बीएसएनएल एक प्राइवेट कंपनी जियो को अपने टावर और नेटवर्क को सस्ते में दे देती है। इसके बाद वो प्राइवेट कंपनी देखते ही देखते टेलीकॉम इंडस्ट्री का बादशाह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या ये बिजनेस था या साजिश? इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए उसे समझते हैं। इस पूरे घपलेबाजी की शुरुआत होती है साल 2014 में। जियो और बीएसएनएल के बीच एक डील होती है जिसे मास्टर सर्विस एग्रीमेंट यानी एमएसए कहा गया। अब सवाल ये है कि इस एग्रीमेंट में आखिर क्या था? दरअसल इस एग्रीमेंट में कहा गया कि बीएसएनएल के देश भर में जो 13,146 मोबाइल टावर्स हैं, उनमें से 8,363 मोबाइल टावर्स का इस्तेमाल जियो करेगा। इसके बदले में जियो बीएसएनएल को किराया देगा। इसी तरह दूसरे टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल और वोडाफोन के साथ भी बीएसएनएल ने डील की। एयरटेल को बीएसएनएल के 2,789 और वोडाफोन को 1,782
मोबाइल टावर्स का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। लेकिन ये पूरी कहानी जो हम सुना रहे हैं उसमें मुख्य किरदार में बीएसएनएल और जियो है, तो हम उन्हीं दोनों पर फोकस करेंगे। इस तरह तय हुआ कि जियो बीएसएनएल के टावर्स का इस्तेमाल करेगा और बदले में बीएसएनएल को जियो किराया देगा। इसके अलावा हर साल किराए में 2.5% की बढ़ोतरी की जानी थी। साथ ही अगर जियो बीएसएनएल के टावरों पर एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी जैसे 4G के साथ साथ 2G या 3G का इस्तेमाल करता है तो उसे इसके बदले में ज्यादा किराया देना होगा। अब पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स में तो सब कुछ क्लियर था कि क्या कैसे किया जाएगा, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी। हकीकत भी ऐसी जिसे छिपाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन उसे छिपाया नहीं जा सका। अब समय आगे बढ़ता है और साल आ जाता है 2025 का। इस साल सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल सीएजी ने साल 2023 के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट में सीएजी ने पाया कि बीएसएनएल और जियो के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कई गड़बड़ियां थी। इस कारण बीएसएनएल को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा घपला था ड्यूल टेक्नोलॉजी का। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जियो और बीएसएनएल के बीच जो डील हुई थी वो 4G नेटवर्क को लेकर हुई थी। साथ ही एग्रीमेंट में कहा गया था कि अगर जियो ड्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा किराया देना होगा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि जियो ने बीएसएनएल के टावरों पर सिर्फ 4G का ही नहीं बल्कि कई जगहों पर 2G और 3G टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। लेकिन बीएसएनएल ने मई 2014 से मार्च 2024 तक यानी पूरे 10 साल तक इसके लिए जियो से एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं वसूला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी थी। इस एक गलती के कारण बीएसएनएल को 1757 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। मध्य प्रदेश में 284 करोड़, तमिलनाडु में 247, कर्नाटक में 205 करोड़ और इसी तरह देश के अलग अलग सर्कल्स में ये घपलेबाजी की गई, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल को हुआ जो कि एक सरकारी कंपनी है। यानी रिलायंस की जियो इस दौरान अपनी तिजोरी भरती रही, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जियो और बीएसएनएल के बीच जो डील हुई थी उसमें एक शर्त ये भी थी कि हर साल किराए में 2.5% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन बीएसएनएल ने इस शर्त का पालन नहीं किया और किराया बढ़ाने की शर्त को लागू भी नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जियो सस्ते में बीएसएनएल के टावर का इस्तेमाल करता रहा और बीएसएनएल को केवल इस कारण 29 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि जब ऑडिट यानी हिसाब किताब किया गया तो उसके बाद बीएसएनएल ने जियो से 15.86 करोड़ रुपए तो वसूल किए, लेकिन अब भी 29 करोड़ रुपए बकाया है जो जियो को बीएसएनएल को देना है। और तो और बीएसएनएल ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स से लाइसेंस फीस तक नहीं ली, जिस कारण बीएसएनएल को 38.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा बीएसएनएल और जियो के बीच 5.43 करोड़ रुपए का एक मामला और है जो डक्ट हायरिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें भी विवाद है जिसमें जियो ने बीएसएनएल के अंडरग्राउंड तारों यानी डक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए जो किराया देना था उसको देने से जियो ने इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर जियो और बीएसएनएल के बीच हुए एग्रीमेंट में बीएसएनएल को 1757.76 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा इसी तरह के कई और मामले देखने को मिले, जैसे एक ठेकेदार से बिना पूरी पेमेंट लिए उसे काम देने की वजह से बीएसएनएल को 4.80 करोड़ रुपए का और ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा पैसे वसूल नहीं किए जाने की वजह से इस 4.80 करोड़ रुपए के ऊपर 2.31 करोड़ रुपए के ब्याज का भी नुकसान बीएसएनएल को ही झेलना पड़ा। कुल मिलाकर बीएसएनएल को इस पूरे मामले में 1944 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। अब इसमें एक चीज समझ आती है कि माना बीएसएनएल ने गलती की, कुछ अंदरूनी गड़बड़ियां बीएसएनएल में थी, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कैसे। इसी तरह बीएसएनएल ने 80.64 करोड़ रुपए के बेकार केबल्स को खरीद लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन केबल्स का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसके अलावा बीएसएनएल ने कुछ ठेकेदारों के साथ भी एग्रीमेंट किया जिनकी पेमेंट की शर्तें भी पूरी नहीं की गई। साल 2019 में बीएसएनएल ने जियो को ड्यूल टेक्नोलॉजी के लिए बिल भेजे, लेकिन जियो ने इन बिलों को यह कहकर खारिज कर दिया कि एफडीडी और टीडीडी एक ही टेक्नोलॉजी है, यानी 4G के दो मोड हैं, इसलिए एक्स्ट्रा किराया देना तो बनता ही नहीं है। इसमें सबसे हैरान करने वाली जो बात है वो ये कि बीएसएनएल अगर चाहता तो इस मामले में आर्बिट्रेशन क्लॉज का इस्तेमाल कर सकता था,
लेकिन बीएसएनएल ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए साल 2020 में बीएसएनएल ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने साल 2023 में कहा कि एफडीडी और टीडीडी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, ऐसे में जियो को एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहिए, लेकिन तब तक ये नुकसान हो चुका था। अब एफडीडी और टीडीडी क्या होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को बताने जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जरा 10 सेकंड रुक कर सोचिए, इतनी बड़ी सरकारी कंपनी जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उस कंपनी से इतनी बड़ी और भयानक गलती आखिर कैसे हो सकती है? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या बीएसएनएल को जानबूझकर डुबाया गया? चलिए आगे कुछ और बातों को जान लेते हैं, शायद उससे पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को तो आप जानते ही होंगे। अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम। एक समय था जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में आरकॉम की तूती बोलती थी, लेकिन साल 2010 के बाद आरकॉम की हालत खराब होने लगी। कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ने लगा और साल 2017 आते आते आरकॉम पर 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। ये वो समय था जब आरकॉम टेलीकॉम इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं थी। कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल साल 2017-18 में आरकॉम ने अपनी सारी टेलीकॉम संपत्तियों, जिसमें 15,000 टावर्स, 1.2 लाख किलोमीटर में फैला ऑप्टिक फाइबर और 4G स्पेक्ट्रम शामिल था, उसे बेचने का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन संपत्तियों का खरीदार कौन था? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। अनिल अंबानी की इन संपत्तियों को खरीदा उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने। दोनों भाइयों के बीच जो सौदा हुआ वो था करीब 24,000 करोड़ का, यानी 24,000 करोड़ देकर मुकेश अंबानी ने आरकॉम कंपनी और उसके एसेट्स को खरीद लिया। लेकिन असल में इसका फायदा किसे हुआ? जाहिर सी बात है, जियो को। इस सौदे ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो को और ज्यादा मजबूत बना दी। जियो को पहले ही सस्ते रेट्स में बीएसएनएल के टावर्स मिल रहे थे, क्योंकि साल 2024 तक तो बीएसएनएल ने जियो से एक तो किराया नहीं वसूला, उसके अलावा जो हर साल किराए के रेट्स बढ़ने वाले थे उसे भी बीएसएनएल ने अप्लाई नहीं किया। इसलिए मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की 10 उंगलियां घी में थी। ऐसे में आरकॉम की संपत्तियां मिलने से जियो की ताकत दोगुनी हो गई। लेकिन इस सौदे को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरकॉम की संपत्तियों का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन ठीक ढंग से नहीं किया गया था। इसका फायदा जियो को मिला। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया कि आरकॉम की संपत्तियों और एसेट्स को असल कीमत से कम में बेचा गया है। इंडिया टुडे ने साल 2018 में इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें लिखा कि इस सौदे को रिलायंस ग्रुप की आंतरिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था, जिसका मकसद था टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो की मोनोपोली को स्थापित करना। एक तरफ मुकेश अंबानी ने 24,000 करोड़ की आरकॉम कंपनी को खरीदा, जिस पर पहले ही 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने बीएसएनएल का किराया तक नहीं चुकाया। यानी फायदा तो मुकेश अंबानी को हुआ और अंबानी परिवार को, लेकिन नुकसान झेलना पड़ा बीएसएनएल को। अब यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब संयोग था या पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह की चीजें की जा रही थी। बीएसएनएल की कमजोरी और जियो की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2024 तक जियो ने 48.4 करोड़ ग्राहकों के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री का 40% हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था। दूसरी तरफ बीएसएनएल की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बीएसएनएल बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। साल 2022-2023 में बीएसएनएल का रेवेन्यू 20,698 करोड़ रुपए था, लेकिन उसका घाटा था 6,662 करोड़। साल 2016 में बीएसएनएल की मार्केट में हिस्सेदारी थी 10%, जो 2024 तक घटकर सिर्फ 7% रह गई। बीएसएनएल को बर्बाद करने में काफी बड़ा रोल सरकार का भी है। द हिंदू की साल 2024 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल 4G और 5G सेवाओं को शुरू करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में बीएसएनएल को देरी हुई, क्योंकि सरकार ने बीएसएनएल को पैसे ही नहीं दिए और ना ही उसे सपोर्ट किया। साल 2019 में सरकार ने बीएसएनएल को 3.2 लाख करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज जारी किया, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा एम्प्लॉयज को सैलरी देने और पुराने कर्ज को चुकाने में ही चला गया। दूसरी तरफ जियो ने 5G में अरबों रुपए का निवेश किया और साल 2022 में
मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में 5G को लॉन्च कर दिया। तो इसमें दो चीजें समझ आती हैं। एक तो जियो ने अनिल अंबानी की कर्जे में डूबी कंपनी को खरीदा, इसके बाद 5G में अरबों रुपए का निवेश किया। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी ने बीएसएनएल को ना ही 1757 करोड़ रुपए दिए और ना ही सरकार ने बीएसएनएल की कोई मदद की। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जियो ने न सिर्फ बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया, बल्कि दूसरी सरकारी कंपनी एमटीएनएल के साथ भी ऐसे ही एग्रीमेंट किए जिसमें कई सारी खामियां थी। जिस तरह जियो के साथ की गई डील में बीएसएनएल को नुकसान हुआ, उसी तरह एमटीएनएल को भी जियो के साथ डील करने के बाद नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि उसका आंकड़ा बीएसएनएल जितना बड़ा तो बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा बीएसएनएल ने साल 2019-2022 के बीच 22 सर्कल्स में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर से लाइसेंस की फीस तक नहीं वसूली। इस कारण बीएसएनएल को 38.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 2024 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर पब्लिश की। इसमें कहा गया कि बीएसएनएल और जियो के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बीएसएनएल के कुछ अधिकारियों ने ढील बरती, यानी साफ शब्दों में कहें तो जियो को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिस कारण जियो को सस्ते में बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्योंकि बीएसएनएल एक पीएसयू कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी, तो कायदे से सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक बार भी इसमें दखल देने का प्रयास नहीं किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर ने इसके बाद यहां तक कहा कि बीएसएनएल को जानबूझकर डुबाया गया ताकि जियो को चमकाया जा सके। एक दूसरे यूजर ने लिखा, बीएसएनएल वाज मर्डर्ड सो दैट जियो कैन प्रॉस्पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बीएसएनएल को एक तरफ इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था और दूसरी तरफ जियो को इतना ज्यादा फायदा, तो इसकी शिकायत आखिर कोई क्यों नहीं कर रहा था? क्या बीएसएनएल के अंदर कोई जियो को फायदा पहुंचाने में शामिल था? चलिए इस कहानी के और धागे खोलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। साल 2025 में जब सीएजी की रिपोर्ट आई और चारों तरफ हंगामा मचने लगा, तब बीएसएनएल ने सफाई दी। बीएसएनएल ने कहा कि 1757 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान गलत था। इस एग्रीमेंट में जियो के साथ साथ बीएसएनएल को भी बराबर का लाभ हुआ है। खैर, इसकी सच्चाई क्या है, इस पर मैं पर्सनली कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा काम है जो चीज जैसी है उसे वैसे ही आपके सामने रखना। तो अब आगे क्या होता है कि बीएसएनएल ने 31 जनवरी 2025 को जियो के साथ एक बार फिर मास्टर सर्विस एग्रीमेंट यानी एमएसए एग्रीमेंट किया। इसमें बीएसएनएल ने एफडीडी और टीडीडी टेक्नोलॉजी के लिए भी चार्जेस तय किए, यानी ड्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर बीएसएनएल को जियो एक्स्ट्रा किराया देगा। बीएसएनएल ने यह भी कहा कि उसने जियो से पहले ही 108 करोड़ रुपए के बिल उठाए हैं और बाकी रकम जियो से वसूलने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ अब भी सवाल वही है कि अगर सब कुछ ठीक था तो 10 साल तक बीएसएनएल ने जियो को बिल क्यों नहीं भेजे, और अगर ये गलती थी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यानी अगर एक लमसम हिसाब लगाएं तो जो पैसा 10 साल तक जियो के पास बकाया है बीएसएनएल का, उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगना चाहिए। इस तरह अगर देखा जाए तो शायद यह लेन देन 2000 करोड़ रुपए के भी ऊपर पहुंच सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। साल 2025 में द हिंदू न्यूज़पेपर की खबर के मुताबिक कुछ सांसदों ने इस मामले पर लोकसभा में जांच कराने की भी मांग की थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीएसएनएल को जानबूझकर कमजोर किया गया है ताकि जियो को फायदा पहुंचाया जा सके। हालांकि ऐसा भी नहीं कि बीएसएनएल बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। साल 2024 में बीएसएनएल में कुछ सुधार देखने को मिले थे। द हंस इंडिया ने साल 2024 में अपने एक आर्टिकल में बताया कि सितंबर 2024 में जियो ने 7.9 मिलियन यूजर्स खो दिए, लेकिन बीएसएनएल ने 5.5 मिलियन नए यूजर्स जोड़े। दिसंबर 2024 में 17 साल बाद ऐसा देखने को मिला कि बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का तिमाही मुनाफा कमाया। यह बीएसएनएल के लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस था, लेकिन इसके बावजूद बीएसएनएल में कोई बदलाव नहीं किया गया और ना ही इनिशिएटिव्स लिए गए। लेकिन बात ऐसी है कि यह छोटी सी जीत बीएसएनएल की कई बड़ी समस्याओं को छिपा नहीं सकती। साल 2023 तक बीएसएनएल की कुल देनदारी यानी लायबिलिटी 38,886 करोड़ रुपए थी और इसका 4G नेटवर्क अभी भी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जियो को इतना फायदा हुआ और बीएसएनएल को इतना नुकसान, तो सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया? क्या इस मिसमैनेजमेंट को रोकने की कोशिश भी हुई?
या बस जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया? तो चलिए बताते हैं कि सीएजी ने इसे सुधारने के लिए क्या सलाह दी है और इस कहानी की और गहराई में चलते हैं। सीएजी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें बीएसएनएल को बचाने के लिए कई सुझाव दिए गए, जिसमें पहला है कि बीएसएनएल जो अलग अलग कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करता है उसे उन एग्रीमेंट्स का और उसमें शामिल नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अलावा ड्यूल टेक्नोलॉजी और किराए की बढ़ोतरी को लेकर जो एग्रीमेंट में बातें कही गई थी उसके हिसाब से जो बकाया पैसे जियो पर हैं, बीएसएनएल को जियो से वो सब वसूलना चाहिए। दूसरा कि बीएसएनएल को अपनी बिलिंग प्रक्रिया को ठीक करना चाहिए। तीसरा कि जीएसटी और लाइसेंस फीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और चौथा कि बीएसएनएल को अपनी ऑडिट प्रोसेस को मजबूत करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीएजी की ये सिफारिशें बीएसएनएल को बचा पाएंगे? जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय टेलीकॉम मार्केट पर कब्जा कर लिया है। जियो की मार्केट वैल्यू 2025 तक 136 से 154 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि उसके लिए 4G और 5G सेवाओं को लॉन्च करना भी मुश्किल हो गया है। बीएसएनएल और जियो के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उस कारण बीएसएनएल को अब तक 1757 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान सिर्फ ड्यूल टेक्नोलॉजी और नॉन बिलिंग के कारण हुआ। यह रकम इतनी बड़ी है कि बीएसएनएल इससे अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड कर सकता था। इसके अलावा किराए में बढ़ोतरी न करने की वजह से बीएसएनएल को फिर 29 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा लाइसेंस की फीस न वसूलने की वजह से बीएसएनएल को 38.36 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं जो एग्रीमेंट्स बीएसएनएल ने किए उसमें भी गैर वसूली की वजह से बीएसएनएल को 4.80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर बीएसएनएल को 1944 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? जाहिर सी बात है, जियो को। इस कहानी में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, और जो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं उन्होंने अब तक इस पर जवाब नहीं दिया है। क्यों बीएसएनएल ने 10 साल तक जियो से बिल नहीं वसूले? क्यों आरकॉम की संपत्तियां जियो को इतनी आसानी से मिल गई? और क्यों बीएसएनएल के अधिकारियों ने इस लापरवाही पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया? क्या यह सिर्फ एक छोटी मोटी गलती थी या जानबूझकर जियो को फायदा पहुंचाने के इरादे से ये सब किया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये रिलायंस ग्रुप की प्लानिंग थी? क्या मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, खासकर मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने मिलकर बीएसएनएल को कमजोर करने की कोशिश की? क्या इस साजिश में सरकार भी बराबर की हिस्सेदार है? इतनी बड़ी गलती की जवाबदेही आखिर किसकी है? अभी तक सवालों का जवाब नहीं मिला है। चलिए अब इस कहानी का अंत करते हैं। पता है, इस पूरी कहानी को जानने के बाद सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? दरअसल बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी में पैसे सरकार लगाती है और सरकार को वो पैसे जनता देती है। साफ शब्दों में कहें तो बीएसएनएल का नुकसान मतलब जनता का नुकसान। 1944 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो बीएसएनएल को मजबूत करने, नए टावर्स लगाने या 5G नेटवर्क शुरू करने में इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। इन पैसों का और बीएसएनएल के एसेट्स का इस्तेमाल कर जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री का किंग बन गया और पूरे मार्केट में उसकी मोनोपोली हो गई। सीएजी की रिपोर्ट ने इस घोटाले का पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने अब जाकर जियो से बकाया रकम वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन ये रकम कितनी और कब तक वसूली जाएगी अब तक साफ नहीं हो सका है। ये कहानी सिर्फ बीएसएनएल और जियो की नहीं, ये कहानी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में सत्ता, पैसे और साजिश के खेल की। मुकेश अंबानी की जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। अनिल अंबानी की आरकॉम ने अपनी संपत्तियां जियो को सौंप दी और बीएसएनएल जो कभी देश की शान थी वो घाटे में चला गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह पूरी प्लानिंग के साथ किया गया घोटाला था या इसका मकसद किसी एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना था? देखते हैं इस पर कब जवाब मिलता है। तो ये थी जियो और बीएसएनएल के बीच हुए एग्रीमेंट और घोटाले की पूरी कहानी, जिसने टेलीकॉम सेक्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। आपको क्या लगता है, क्या सही और क्या गलत? आप कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।